कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब जो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जीज होती हैं उनको वो कैसे कैसे कंजर्व रहती हैं, ठीक है। और मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग सर्कुलर ड्यूरिंग मोशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगी तो ड्यूरिंग मोशन वो एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। जैसे कि एक पॉइंट के लिए हम लोग समझ सकते हैं, देखो फ्री फॉल की कंडीशन में हम लोग एक ही ऑब्जेक्ट की तीन स्थितियों के बारे में समझ लेते हैं, तीन अलग अलग पोजीशन के बारे में। नंबर पहली पोजीशन मतलब कि आपका यहां पर एक पॉइंट मान लेते हैं, इधर से भी कौन कौन सा, पहला ए, फिर बी और सी। मास दोनों, तीन मास एक ही है, लेकिन पहली स्थिति में कहां से, ए से बी में गिरा, फिर बी से सी में। टोटल हाइट कितना है, टोटल हाइट इसका h है। यहां से यहां तक का हाइट कितना है, यहां से यहां तक का हाइट आप h1 मान लीजिए, यहां से यहां तक का हाइट इसका h2 मान लीजिए। जो अगर आप पहले वाले पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो बताइए इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ईपी, या पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे दिखा सकते हैं, यू से भी दिखा सकते हैं। तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इसका, एम जी एच, ये पॉइंट के लिए। वहीं इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, कि हाफ एम जीरो स्क्वायर। क्यों, यस इनिशियल, यहां पे इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, तो जीरो होगी तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। और टोटल एनर्जी की बारे में बात करो, टोटल एनर्जी कितना हो गया, टोटल एनर्जी ई बराबर के प्लस यू। के कितना है, जीरो, यू कितना है, एम जी एच। तो आपके पास आ जाएगा टोटल एनर्जी एम जी एच। कौन से पॉइंट के लिए, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। पॉइंट बी के बारे में क्या कहोगे आप, एट पॉइंट बी, बी, एट पॉइंट बी के बारे में आप क्या कहेंगे बताइए। उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी यहां से यहां तक की हाइट के लिए कितना होगा, एम जी, सॉरी इसके पास इतना हाइट आ जाएगा क्योंकि इसने ये हाइट कवर कर ली है, तो अब ये इतनी हाइट के ऊपर है, एम जी एच टू। वहीं इसके लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यहां पर इसकी वेलोसिटी मान लिया v डैश हो गई, जब ये नीचे आया ना तो यहां पे u जीरो था, जैसे ही नीचे आया बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v डैश हो गई, और यहां से और नीचे आने पे इसकी वेलोसिटी यहां पे कितनी हुई, v डबल डैश भी मान सकते हैं, v मान सकते हैं। बताइए v डैश कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v डैश का स्क्वायर। v डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यूटन के थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। न्यूटन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसको हम 2gh के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, नीचे आया ऑब्जेक्ट 2gh, लेकिन h कितना है यहां तक, ठीक है, इसको आप 2as मान लीजिए। इसमें v बन गया v डैश का स्क्वायर, u कितना हो जाएगा, जीरो, तो ये तो खत्म, 2gh1, समझ गए, h1 इतना डिस्टेंस कवर करा उसने इस वेलोसिटी से, तो v डैश की जगह पे क्या लिख सकते हैं, v डैश स्क्वायर की जगह पे 2gh1 यहां पे रख लीजिए। e के इज इक्वल टू 1/2 m इंटू 2gh1, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा, mgh1 आ गया। टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, ईपी एंड ये, टोटल एनर्जी बताइए, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh2 प्लस mgh1। क्यों, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होता है, k प्लस यू, तो हम इसको u प्लस k भी लिख सकते हैं।
mg कॉमन आ जाएगा, H2 प्लस H1, H2 प्लस H1, H। इसमें भी MgH, इसमें भी MgH। लास्ट वाले पॉइंट के लिए निकालिए, एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी के लिए क्या होगा बताइए। एट पॉइंट सी के लिए आपका जो U आएगा वो 0 हो जाएगा, EP। E के कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। इस बार टोटल हाइट कितना है, H, तो ये बन जाएगा आपका 1/2m2gh। पता है क्यों, क्योंकि यहां से वी स्क्वायर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया mgh। टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, U प्लस के, तो ये बन गया आपका कितना, mgh। हर एक पॉइंट पे आपने एनर्जी देखा कितना आया, mgh mgh mgh। इससे आपको क्या मिला, ड्यूरिंग अ मोशन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आया समझ में। ये किसके लिए था, जब कोई बॉडी फॉल होगी तो उसके लिए एनर्जी क्या रहेगी, हमेशा कंजर्व रहेगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ड्यूरिंग मोशन, क्या लिख सकते हैं, ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग मोशन अंडर अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्योंकि यहां पर mg कैसा फोर्स है, mg एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ड्यूरिंग मोशन कंजर्वेटिव फोर्स, ड्यूरिंग मोशन कंजर्वेटिव फोर्स, अंडर अ कंजर्वेटिव फोर्स, during motion under a conservative force, the sum of kinetic energy and potential energy the sum of kinetic energy and potential energy मतलब मैकेनिकल एनर्जी remains same, remains same। वो हमेशा कैसे रहेंगी, सेम रहेंगी। अगर वो किसी कंजर्वेटिव फोर्स है उसमें, किसी भी मोशन में, तो वहां पर क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो कैसा रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। यही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, लिख लिया, ओके। अगर आप इसी मैकेनिकल एनर्जी के बारे में देखें किसी स्प्रिंग में, क्योंकि स्प्रिंग में भी तो मैकेनिकल एनर्जी होती है, स्प्रिंग के केस में क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा स्प्रिंग के केस में। स्प्रिंग के केस में अगर आप बात करें स्प्रिंग की, तो एक स्प्रिंग है और किसी मास से कनेक्ट है, और इसकी मेन पोजीशन है, मतलब x इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये स्प्रिंग को अगर आप क्या करते हैं, या तो स्ट्रेच करें, तो ये अपनी मेन पोजीशन के कितना इस तरफ आ गई है, x प्लस एक्स मान सकते हैं। वहीं अगर इसी स्प्रिंग को क्या करें, स्ट्रेच कर दें, तो स्प्रिंग क्या हो गई, अपनी मेन पोजीशन से थोड़ा सा x इधर शिफ्ट हो गई। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, सॉरी इस तरफ नेगेटिव x, इधर क्या कह सकते हैं, x डिस्टेंस, तो यहां तक डिस्टेंस जो आएगा उसका ये प्लस x। इस प्लस माइनस x और प्लस x की भी साथ ये कैसे करता रहेगा, टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। जब टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो आपको क्या पता चलेगा, जब ये स्प्रिंग पे फोर्स लगा इधर, तो ये क्या हुई, ये फोर्स लगने से ये स्प्रिंग इधर की तरफ खिसक गई,
और जब स्प्रिंग इधर की तरफ खिसक गई, है ना, स्प्रिंग इस तरफ की तरफ खिसक गई, तो स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस हो गई। कंप्रेस होते टाइम इसके पास वेलोसिटी आई, लेकिन अब यहां पे रुक चुकी है, तो यहां पर कौन सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो गया, वेलोसिटी यहां पे 0 हो गई, तो इसके अंदर क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ है, कितना, 1/2 kx²। समझ पा रहे हो, कल बताया था कि एक स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो kx² होती है, लेकिन वहीं जब ये वापस आया, वापस आते टाइम यहां से, तो वापस आते टाइम इस पे पास यहां पर काइनेटिक एनर्जी कुछ आ गई, लेकिन वहीं यहां पर मेन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0। फिर से ये यहां पे वापस इतना ज्यादा वापस आ गया कि यहां तक काइनेटिक एनर्जी उसको लेके आ गई, फिर यहां पर क्या हो गया, वो स्टॉप हो गया, तो यहां पर स्टॉप होते टाइम फिर से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, लेकिन उस यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी फिर, 0। यहां पर काइनेटिक रहेगी कुछ 12mv², लेकिन वहीं पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहां पे, 0, क्योंकि x के मेन पोजीशन पे, मेन पोजीशन में x 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी, लेकिन वहां उसको वापस कौन लेके आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम। और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, मिनिमम। तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा हम ग्राफ बनाते हैं, इसका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, किसके साथ, किसी डिस्टेंस के साथ। तो 2 पॉइंट यहां पे मान लेते हैं, इधर -x 0 और इधर क्या, +x, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या आएगा, जब आप पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करो या काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करिए, -x पे और +x पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, है ना। तो इसके मैक्सिमम का था, ये +x की कंडीशन में आप ये वाले पॉइंट मान लो, ये मैक्सिमम पॉइंट इसका। तो उन्हीं कंडीशन में आपको काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगा उस समय, मिनिमम, मतलब काइनेटिक एनर्जी वहां इधर होगा। तो अब इसका तुम ग्राफ अगर डिजाइन करोगे, अब आप सोच रहे होंगे कि आप ऐसा कर्व क्यों बना रहे हो, नहीं, क्यों बना रहे हैं कर्व, आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखिए ना, यस, ये किस इक्वेशन को लाई कर रहा है, पैराबोला की इक्वेशन को, x² है। जब x² फैक्टर आएगा तो यहां पर आपको जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व आएगा वो कैसा आएगा, एक पैराबोला आएगा। वही इन्हीं पॉइंट पे आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, मिनिमम। यहां पर जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो ये किसको दिखा रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी को दिखा रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व को दिखा रहा है। तो उन्हीं पॉइंट पे तुम्हारा क्या रहेगा, ये काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। और जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा तो एक लेवल बनेगा यहां से ये, तो वहीं पर तुम्हारा क्या रहेगा, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इन पॉइंट्स पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मिड वाले पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमम 12mv², क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसको वापस लेके आ रहा है, इधर की तरफ लेके जा रहा है स्ट्रेच कंप्रेस करते टाइम। तो इन दोनों के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा, काइनेटिक एनर्जी जहां पर इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी वही काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। तो इस वाले पॉइंट को या इस पूरी लाइन को हम बोलते हैं एनर्जी का, और ये कर्व काइनेटिक एनर्जी को और ये वाला कर्व पोटेंशियल एनर्जी को दिखा रहा है। तो ये तुम्हारा कर्व किसके साथ हो गया, चेंज ऑफ एनर्जीज, एनर्जी का जो चेंज हो रहा है, एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग स्प्रिंग या ऑसिलेशन इन अ स्प्रिंग। तो इस तरह से इधर जाना ये ऑसिलेशन का पार्ट है, इसको टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। तो
तो ये क्या है, एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग ऑसिलेशन, ठीक है, ड्यूरिंग ऑसिलेशन। एक तुम्हारा ग्राफ बन गया, समझ में आया थोड़ा सा, क्योंकि हमने पोटेंशियल कैसे मैकेनिकल एनर्जी को देखा। जब हम एनर्जीज को देख लेते हैं इस तरह से, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज हम लोग पढ़ते हैं इसी चैप्टर में। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में सबसे पहले एनर्जी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, बताइए डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या आप लोगों ने कभी नाम सुना है इसका, हीट का? तो हीट क्या होता है? एनर्जी का एक फॉर्म, यस, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आप कहीं पे फ्रिक्शन कर रहे हैं, है ना, किसी चीज को बर्न कर रहे हैं, तो बर्न करते टाइम और या फिर फ्रिक्शन करते टाइम जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कौन सी एनर्जी है? हीट एनर्जी है। और यहां तक कि जो फिलामेंट भी है ना, बल्ब का फिलामेंट भी, आप वहां पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी जा रही है और इलेक्ट्रिक एनर्जी फिर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। तो हीट एनर्जी, और फिर साथ एक और तुम लोगों ने देखा है हीटर में भी ऐसे होता है, एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है। इलेक्ट्रिक आयरन में भी ऐसे ही होता है ना। इलेक्ट्रिक आयरन के केस में भी क्या है, उसके नीचे एक निक्रोम प्लेट होती है और वो एक एलॉय की बनी होती है, और जैसे उसके पास इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, तो वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आप समझ पा रहे हो? तो एनर्जी का ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, और ये हीट भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है। और एनर्जी का जो फॉर्म है, आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं, पानी को आप गर्म कर रहे हो, पानी को गर्म करते टाइम क्या होता है, आप पानी में जैसे रॉड को डालते हैं या फिर गीजर में या इन जगह पे क्या होता है, एक वायरिंग होती है ऐसे। अब ये वायरिंग क्या करती है, जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो ये आपस में वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं। इनके वाइब्रेशन से क्या होता है, करंट के जाती है, वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे, और ये वाइब्रेशंस फिर उस जगह के जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, वो पानी के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करने लग जाते हैं। और जब उनके रैंडम मोशन से टेम्परेचर बढ़ता है, ऐसे तो इन्वायरमेंट में भी होता है। इन्वायरमेंट में जब बहुत सारे पार्टिकल रैंडम मोशन करते हैं, तो उन रैंडम मोशन करने के लिए उनके पास बाहर से क्या मिली, एनर्जी। इसको आप कहां पढ़ोगे, कांडिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। कहां पे पढ़ोगे, कांडिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इस रैंडम मोशन मतलब ये क्या है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। हीट प्रोड्यूस करना क्या है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी किसी भी सब्सटेंस की, वो हीट है। वो कैसा फॉर्म है, हीट। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ और एनर्जीज के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए।